नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबर लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं भारत दौरे पर आए कतर के राजा की। बात होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था की, महाकुंभ मेले में बन रहे रोजाना नए रिकॉर्ड की। बात करेंगे यूपी विधानसभा सत्र में विपक्ष के द्वारा किए गए हंगामे की। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिए गए बड़े फैसले की आपको देंगे जानकारी। खबरों में आगे बात होगी रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। गुरदासपुर में हुए बम धमाके के बारे में आपको बताएंगे और बुलेटिन के अंत में आपको बताएंगे सिख दंगे के आरोपी को क्यों मिली इतनी बड़ी राहत। चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थाली 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर भारत आए हैं। अमीर को आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। कतर के अमीर ने मंत्रियों से भी बातचीत की और इस बातचीत में वरिष्ठ मंत्री अधिकारी को और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहा। इससे पहले वो मार्च 2015 में राज्य के दौरे पर भारत आए थे। पीएम मोदी ने 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के पालम तकनीकी हवाई अड्डे पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद एल थाली का स्वागत किया था। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर को अपना भाई बताया और भारत के उनके सफल प्रवास की भी कामना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के बाद कतर के अमीर से मुलाकात की और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने एक बार फिर हैदराबाद हाउस में अमीर तमीम बिन हमद अल थाली से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और कतर के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौतों यानी कि एमओयू का भी आदान प्रदान किया गया। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो जाने के बाद रेलवे ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एक अस्थायी पंडाल बनाया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज पर रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है ताकि अनावश्यक भीड़ को रोका जा सके। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 16 पर मेडिकल हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं जहां यात्रियों को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में मदद मिलेगी। आरपीएफ के एक जवान ने माइक से घोषणा करते हुए यात्रियों को बताया कि जिन यात्रियों की ट्रेन लेट है वे स्टेशन के अंदर और गेट पर ना बैठे, उनके लिए बाहर एक पंडाल बनाया गया है जहां वो आराम कर सकते हैं। इस पंडाल को 16 फरवरी को लगाया गया था और अब ये 26 फरवरी तक रहेगा जब तक कि महाकुंभ मेला समाप्त नहीं हो जाता। हालांकि अभी भी स्टेशन के एंट्री गेट पर बड़ी संख्या में यात्री इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ में आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1,35,00,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया, जबकि 13 जनवरी से अभी तक कुल 54.31 करोड़ से भी अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। और इस 17 फरवरी को आम श्रद्धालुओं के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ लोगों ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिनमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शामिल थे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र के शुरुआत के साथ ही जोरदार हंगामा भी हुआ। विपक्षी सदस्यों की ओर से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस बीच सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को हर मुद्दे पर विरोध करने की आदत हो गई है, अच्छी बातों का भी विरोध करते हैं। हम अवधि और भोजपुरी अकादमी बनाएंगे। सीएम समाजवादियों का चरित्र दोहरा है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार जब भी कोई अच्छा कदम उठाती है तो ये लोग उसका विरोध करते हैं। ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और हम गरीबों के बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था करते हैं तो ये उसका विरोध करते हैं। वहीं सीएम योगी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत भी की। इसमें उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर दोनों सदन को सुचारू रूप से चलाने में योगदान दे। सरकार किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चर्चा में पूरा योगदान दिया जाएगा। विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। हम सफल और सार्थक चर्चा के लिए सभी पक्षों को आमंत्रित करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने शिवसेना के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। इस कदम को राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की पहल के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है।
इन विधायकों को वाई सिक्योरिटी कवर अतिरिक्त भत्ते के तौर पर दिया गया था, जबकि वे मंत्री नहीं हैं। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना से दल बदल करने के बाद ज्यादातर विधायकों को सुरक्षा दे दी गई थी और इसके बाद से ही कई बीजेपी विधायकों और अजित पवार खेमे के विधायकों की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से शिंदे सेना और बीजेपी के बीच चल रहे तनाव में और भी ज्यादा इजाफा होने की आशंका है। इस कदम को सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन इससे शिवसेना शिंदे गुट नाराज हो सकती है। तो वहीं रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया था। उनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुए और इन्हें अब रद्द कराने के लिए यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी। इस पर अब कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके द्वारा किए गए वल्गर कमेंट के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है उससे पूरा समाज शर्मिंदा है। कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया कि वो बिना उनकी इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकते। यूट्यूबर को उनका पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने के लिए कहा गया। रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में बताया कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उनके जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इस पर कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा था कि क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए रणवीर के वकील ने कहा कि वो भी इन शब्दों से निजी तौर पर आहत है, लेकिन क्या बात इतनी बड़ी है कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। तो 17 फरवरी की रात पंजाब के गुरदासपुर में एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर धमाका हुआ। ये एक लो इंटेंसिटी यानी कि कम क्षमता का धमाका था। ब्लास्ट की वजह से किसी के मरने या फिर घायल होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू ही की थी कि तब तक खबर आई कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली। बब्बर खालसा इंटरनेशनल या बीकेआई के आतंकी हैप्पी पासिया और शेरा मान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई। उन्होंने पंजाबी भाषा में की गई इस पोस्ट में लिखा कि बीते साल भी पंजाब के गुरदासपुर में इस तरह के ब्लास्ट हो चुके हैं। इन सभी धमाकों का संबंध खालिस्तान से जुड़े आतंकियों से रहा है। इससे पहले दिसंबर 2024 में गुरदासपुर में ही कलानौर तहसील के पास 20 दिसंबर को धमाका हुआ था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1984 सिख दंगा के केस में अब सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सजा सुनाई जानी थी, जो कि टाल दी गई है। दरअसल 18 फरवरी को इस सजा के ऐलान से पहले पीड़ित पक्ष ने सज्जन को फांसी की सजा देने की अपील की, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाने से इनकार कर दिया। अब केस की सुनवाई 21 फरवरी को होगी। बता दें कि ये मामला 41 साल पहले हुए सिख दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। 12 फरवरी को कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था और कहा था कि सजा का ऐलान 18 फरवरी को किया जाएगा। 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले हालांकि 8 फरवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाल दिया गया था। दोनों बार विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट में तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुआ था। तो वहीं सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की भी बात कही थी। ट्रायल में सज्जन को दोषी माना गया था और इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का भी आदेश दे दिया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।